हिंदी की अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी अवसाद। जयशंकर जी के कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो उनकी प्रतिनिधि कहानियों के संग्रह से ली गई है। तो शुरू करते हैं कहानी अवसाद। अपनी पहली लंबी छुट्टियों में मैं अपने शहर गई थी। 4 महीनों के नीरस अंतराल के बाद अपने शहर में अपने घर में लौटने के बारे में सोचना जितनी आत्मीय प्रक्रिया रही, उतनी वहाँ लौटना नहीं। लौटने की तमन्ना का जादू लौटते ही उतर गया। किसी के लिए भी मेरा लंबे समय तक पराए शहर से कुछ दिनों के लिए आना वैसा अनुभव नहीं रहा जिनकी मुझे उम्मीद थी, जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी। पहली बार मुझे अपने शहर के अकेलेपन के बीच इस बात का एहसास हुआ था कि मैं एक पराए शहर में उतनी अकेली नहीं हूँ जितनी उस शहर में जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 23 बरस गुजारे हैं। ट्रेन के शहर के देहरी पर पहुँचते ही जिस पहली चीज़ पर मेरी निगाह थमी वो बारिश थी। अक्टूबर का महीना और अगस्त सी बारिश, समूचा शहर भीग रहा था। मेरे प्रवास के 10 दिनों में मम्मी को उनकी पुरानी और जिद्दी सांस की तकलीफ़ के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट होना पड़ा। वो अस्पताल में 2 दिन रहीं। उनके लौटने पर मैंने गौर से देखा और मुझे लगा कि पिछले 4 महीनों में मेरी अनुपस्थिति के पीरियड में मम्मी के चेहरे में बदलाव आया है। उनका चेहरा पहले से ज़्यादा थका हुआ, मरा हुआ और डरा हुआ नज़र आने लगा है। मम्मी के पीले चेहरे की तरफ बढ़ती मौत की छाया की पहचान ने मुझे घर के हर चेहरे, हर चीज़ की तरफ गौर से देखने के लिए मजबूर किया था। घर में भटकती और सिसकती परेशानियों और बेचैनी की छायाओं के बीच ही मैंने जाना था कि घर से जो चिट्ठियाँ मेरे हॉस्टल में आती रही हैं, उनमें सच्ची खबरों की जगह अच्छी खबरें रही हैं। पूना से लौटने की रात की ही बात है। मुझे देर तक नींद नहीं आई। मैं हॉस्टल के अपने कमरे की तरह टेबल लैंप जलाकर पढ़ भी नहीं सकती थी। मेरे पलंग पर ही जेसिका थी और मेरे कमरे में ही क्लारा सो रही थी। मैं देर रात तक खिड़की से दिखाई देते आसमान की दुनिया, उसकी प्राचीनता और रहस्यमयता को महसूस करती रही। करीब कहीं किसी मकान से सारंगी की धीमी और मार्मिक आवाज़ आ रही थी। सारंगी की कोख से निकलती चिरंतन उदासी के बीच ही मैंने नीचे के कमरे से ऊपर की तरफ चढ़ती मम्मी की सिसकियाँ सुनी थीं। मैं लकड़ियों की सीढ़ियों से उतरकर नीचे गई। वहाँ नाइट लैम्प की मध्यम रोशनी में अपने पलंग पर मैंने मम्मी को अपनी सांस की पीड़ा से परेशान देखा था। उनकी तकलीफ़ कम होने तक मैं वहीं बेंत की कुर्सी पर बैठी रही। रात के 12 बजे के करीब उन्होंने मेरे कंधों को छूते हुए धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया। मैंने अपनी समूची उम्र में पहली बार मम्मी को रोते हुए देखा था। बाद में मुझे पता चला कि इन दोनों अक्सर अपनी यातना के क्षणों में वो सिसकना शुरू कर देती हैं। मम्मी की पीड़ा की परिधि से निकलकर मैं अपने बिस्तर तक आई थी। अब मेरी जगह पर जेसिका की नींद थी। मैं उसकी जगह घेर ही रही थी कि मुझे उसके गुलाबी तकिए के नीचे से क्रॉस का एक निचला भाग दिखाई दिया। मैंने तकिया उठाया। वहीं संत एंथोनी की वो तस्वीर थी जिसे तीर्थयात्रियों के एक दल ने बरसों पहले हमारे पुरखों के लिए रोम में खरीदा था। रात की उस सूनी घड़ी में मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि मैं उस घर में नहीं लौटी हूँ जिसे 4 महीने पहले मैंने छोड़ा था। घर की हर चीज़ जहाँ की तहाँ थी। घर वही था, किंतु घर के लोग बदल रहे थे, टूट रहे थे। दूसरे दिन मैं देर से जागी। मेरे करीब कुर्सी की पीठ पर टंगे बासी कपड़े और उनकी पहचानी सी गंध थी। गोल मेज पर ब्राउन पेपर में लिपटी छात्रों की कॉपियाँ, पुराने अखबार, पत्रिकाएं और ग्लोब रखा हुआ था। पुराने ग्लोब को देखकर मैंने अपने पुराने दिनों को याद किया। सीढ़ियों से उतरते वक्त मैंने लंबी मेज़ के करीब स्कूली पोशाक पहनी हुई छात्राओं को देखा और तब मैंने जाना कि मैं दोपहर के 2 बजे जाग रही थी। क्लारा उसी वक्त स्कूल से लौटी थी और किचन में खड़ी हुई रोटी और ऑमलेट के कौर निकल रही थी। किचन में टंगी स्लेट पर गैस के ख़त्म होने का नोट लिखा था। जेसिका, मम्मी और डैडी घर में नहीं थे। अचार और मुरब्बे से भरी चीनी मिट्टी की बोतलें सीढ़ियों पर उतरती धूप में रखी थीं। वहीं हमारी बूढ़ी और अंधी बिल्ली अपनी दूध की खाली प्लेट के साथ बैठी हुई थी। मैं अपने ही घर के इतने मामूली डिटेल्स को क्यों याद करने लगी हूँ?
इतने बरसों से वहाँ रहते हुए ना ही मुझे मम्मी के स्कूली दिनों के ग्लोब का ख्याल आया था और न संत एंथनी की उस तस्वीर का जिसे बूढ़े तीर्थयात्रियों के दल ने रोम के गिरजे के करीब की धार्मिक चीज़ों की दुकान से हमारे पुरखों के लिए खरीदा होगा। क्या अपने घर से दूर चले जाने पर अपने ही घर पराये हो जाते हैं? क्या ये सच है कि हम दूर जाकर ही उस घर को देख पाते हैं जो सचमुच में हमारा घर था? ये स्मृति का भ्रम है या यादों की लीला? शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि मेरे लिए ये बदलाव अजनबी बना हुआ है जिसके बीच से मेरे घर के लोग गुजर रहे हैं। मैं उनकी निराशा नीरसता को समझना चाहती हूँ। मैं उनकी परिस्थितियों और मनःस्थितियों को देखना चाहती हूँ। मैं उनकी व्यथा की कथा को, उनके टूटने की आवाज़ों को सुनना चाहती हूँ। मैं उस अवसाद की चहलकदमी की आहटों को पहचानने लगी हूँ जो हमारे घर के लोगों के बीच रहने लगा है। इस प्रवास में मैंने महसूस किया है कि मम्मी की सालों पुरानी दिलचस्पियां मर चुकी हैं। अब न घर की मेज़ों पर क्राइम थ्रिलर्स के पन्नों के बीच रखा बुकमार्क दिखाई देता है और न फैशन पत्रिकाओं से निकाले गए जर्जर पन्ने जिनके सहारे मम्मी हमारे कपड़ों की डिज़ाइन करती थीं, हमारे लिए सुंदर शैलियों के स्वेटर बुनती थीं। अब शायद ही घर में पुराने दिनों की तरह शतरंज और ताश के खेल होते होंगे और न उस तरह की बहसें जिनसे डैडी ऊब जाया करते थे। डैडी का चिड़चिड़ापन बहुत अधिक बढ़ चुका था। वे अब इस कदर टूट गए हैं कि किसी अजनबी के पास उसकी अनिच्छा के बावजूद भी अपनी असफलताओं की पोटली खोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। रिटायर होने के बाद अपने प्राइवेट फॉर्म और प्राइवेट बंगले के होने का उनका शाश्वत स्वप्न टूट चुका है। अपने स्वप्न के साथ साथ वे भी टूटे हैं और अपनी दयनीयता पर चिंता व्यक्त करने वाले लोगों की तलाश करते रहते हैं। जेसिका ने अपनी उम्र के 20 बरस भी पार नहीं किए हैं और उसके चेहरे पर ऐसी थकान और पीड़ा दिखती है कि उस पर 40 बरस की लंबी और कष्टप्रद जिंदगी का बोझ है। वो हंसती है तो लगता है कि दूसरों का दिल रखने के लिए हंस रही है। सुंदर और आकर्षक कपड़ों में उसका मन नहीं रहा है। बालों को संभालने और संवारने की उसकी धुन मर गई है। अब ना वो पहले की तरह घर के इंसाइक्लोपीडिया के 16 खंडों में, नेशनल ज्योग्राफिक के पुराने अंकों में और पॉपुलर साइंस की लंबी सीरीज़ में डूबी रहती है और ना अमेरिकी गायकों के उसके आत्मीय रिकॉर्डों में। इधर उसकी पुरानी महत्वाकांक्षा बिखर चुकी है और अब तक वो किसी छोटी नौकरी के साथ एक सरल सा जीवन बिताना चाहती है। क्लारा हम लोगों में बड़ी है, डिसूजा फैमिली की सबसे बड़ी लड़की। उसके पहले घर में एक लड़का पैदा हुआ था और अपने जन्म के 7 महीने बाद निमोनिया से मर गया। क्लारा चाहती है कि मम्मी बीमार ना रहें, डैडी परेशान ना रहें और जेसिका उस महत्वाकांक्षा से जुड़ी रहे जिसको उसने अपने लिए चुना था। घर को एक सुंदर आकार देने, उसके खोए हुए सपनों और सुख को जगाने के लिए वो अपनी तरह से कोशिशें करती रहती है। दोपहर को उसके स्कूल से लौटने के बाद ही प्राइवेट ट्यूशन के लिए आने वाले छात्रों का घर आना शुरू हो जाता है और शाम तक वो फिजिक्स, गणित और अंग्रेजी के जीवन और जादू के बीच उलझती रहती है। शाम की प्रार्थना के लिए वो करीब के गिरजाघर में जाती है और जब वहाँ से लौटती है तो उसके साथ उसका मंगेतर होता है। रात के 10 बजे तक घर के पहले कमरे की पुरानी मेज पर अपनी अपनी सांवली कोहनियाँ टिकाए हुए वे दोनों बतियाते रहते हैं। शाम की इन शांत और शाश्वत मुलाकातों का सिलसिला पिछले 8 वर्षों से जारी है। शायद अगला क्रिसमस उन दोनों के विवाह के साथ आएगा। मैं अब पछता रही हूँ कि वो कौन सी मजबूरी और दूरी थी कि मैं घर की मौजूदा परिस्थितियों की मूक और उदासीन गवाह बनी रही। मैं घर की हवा की तरह उपस्थित अवसाद के तल तक जा सकती थी। मैं दुख के उस मर्म को छू सकती थी जिसके बोझ से मेरी आत्मा बेचैन हुई है। मुझे जेसिका से बात करनी ही थी। एक शाम नर्सिंग होम के गलियारे की बेंच पर सर्दियों के गाढ़े अंधेरे के बीच जेसिका अपने आप को व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन मेरी ही जड़ता और निर्दयता ने उसे व्यक्त नहीं होने दिया। मैंने अपने वार्ड के पलंग पर लेटी हुई मम्मी के बहाने उसकी पीड़ा को पिघलने न दिया। मैं एक तरह से अज्ञात डर से निर्जीव और नीरस बनी रही। बाद में जब मैंने चाहा भी तो जेसिका ने खुद की तकलीफ़ों को मेरे साथ बांटने से इनकार कर दिया। हम दोनों कब्रिस्तान तक अपने मृतकों को याद करने की रस्म निभाने के लिए गए थे और रास्ते में जेसिका ने पूरी कोशिश की थी कि मैं उसकी व्यथाओं की तरफ बढ़ने की कोशिश न कर सकूं। हम दोनों एक साथ रहे किंतु एक दूसरे से अलग थलग, एक दूसरे के लिए अजनबी बने हुए।
हम तीनों बहनों में जेसिका सबसे ज़्यादा जटिल, अंतर्मुखी और खामोश रही है। मुझे याद है मेरे बचपन की गर्मियों की दोपहरें, जब हम लोग शहर की असहनीय और लंबी दोपहरों में अपने अपने बिस्तर पर सोते थे और 8-9 बरस की जेसिका परी कथाएं पढ़ते हुए, राहगीरों को देखते हुए अकेले ही अपना समय बिताती थी। बहुत पहले हम लोग फिल्म सोसाइटी की तरफ से आयोजित एक बांग्ला फिल्म देखने गए थे। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो फिल्म बंगाल के एक निर्धन परिवार के दुख सुख की कहानी थी। उसमें एक ग्रामीण लड़की इलाके की बारिश में भीगने के बाद तपते हुए बुखार से मर जाती है। भयानक बारिश और बिजली से बनी रात, जर्जर मकान, चढ़ता हुआ बुखार, टूटती और डरती हुई माँ। उस दिन मैंने रात में जेसिका को अपने बिस्तर पर रोते हुए देखा था। वो उस लड़की के लिए रो रही थी जिसकी फिल्म में इतनी करुण और मर्मस्पर्शी मौत हुई थी। मुझे याद है उसकी चीखें जब हमारी बिल्ली रात के अंधेरे में जीने के करीब मरी हुई मिली थी। मैंने बचपन से उसे उम्र के साथ साथ खामोश, गंभीर और अकेली होते हुए महसूस किया है। क्लारा कहती है कि जेसिका के मन में अपने साधारण चेहरे की वजह से एक तरह का दुख मौजूद रहा है। मम्मी सोचती है कि उसके सिनिकल व्यवहार के पीछे बचपन की लंबी बीमारी और उन दिनों की दवाइयाँ हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती। मैंने अब तक पढ़ी किताबों से भले और कुछ न जाना हो, लेकिन इतना तो मैं समझने लगी हूँ कि किसी भी आदमी के मन को समझने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं और वे सही भी हो सकते हैं, गलत भी। उन रास्तों से किसी मन के रहस्यों को सुलझाया भी जा सकता है, उलझाया भी जा सकता है। किंतु मेरे साथ ये संदेह हमेशा रहता है कि अगर विलियम ने जेसिका के प्यार को समझा होता, जेसिका की उम्मीदों के साथ न्याय किया होता, तो वो एक दूसरी ही लड़की हो सकती थी। उसमें एक तरह की रोशनी थी जो उसके करीब के लोगों के जीवन को आलोकित करने के लिए बेचैन रहती थी। उसके प्रेम से एक तरह का उजाला झड़ता था जिसके दायरे में हमारी छिछोरी और अंधेरी इच्छाएं मरने लगती थीं। हम दोनों बहनों ने उसके विश्वास को छला। विलियम ने उसकी चमकीली और पवित्र उम्मीदों की हत्या कर दी और जेसिका के जीवन में अंतहीन अवसाद ने उतरना शुरू कर दिया। 2 बरस पहले की बात है। वे सर्दियों के दिन रहे होंगे। उन सर्दियों में मैं और जेसिका सुबह के मास के लिए एक साथ चर्च जाते थे। हमारे घर से गिरजे तक 10 मिनट का रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ पुराने विक्टोरियन शैली के मकान हैं और 3-4 गुलमोहर के पेड़। बीच में ही नाजरथ विला है जिसमें विलियम रहता था। हम दोनों प्रार्थना के लिए पढ़ते रहते और वो अपने कंपाउंड में सफ़ेद कुतिया के साथ खड़ा रहता। कभी कभार उससे मुझे औपचारिक बातें करनी पड़ती और जेसिका खामोश खड़ी रहती। गिरजे से लौटते वक्त जेसिका होली फैमिली क्लिनिक के आंगन के ग्राटों के सामने प्रार्थना के लिए झुकती और मुझे विस्मय होता कि वो गिरजे के पड़ोस के ग्राटों में ही प्रार्थना क्यों नहीं करती है। बहुत दिनों के बाद मैंने जाना था कि होली फैमिली क्लिनिक के ग्राटों के करीब के पत्थरों के बीच जेसिका और विलियम के लंबे, आवेगपूर्ण और प्रतीक्षा करते हुए पत्र रखे रहते थे। ये बात मुझे मारियो ने बताई थी, जो विलियम का दोस्त था और मेरा प्रेमी। उन्हीं सर्दियों की दोपहर जेसिका की देह में मलेरिया का डेरा था और वो घर के ऊपरी हिस्से में आराम कर रही थी। घर का पुराना ग्रामोफोन ऊपर पहुंच गया था और उस पर अमेरिकी गायकों के रिकॉर्ड बजते रहते थे। अब दोपहर में नौकरानी के अलावा जेसिका भी रहती। बुखार सचमुच ही लंबा रहा होगा या जेसिका ने अपने बुखार की उम्र बढ़ाई होगी। मलेरिया और सर्दियों की उन दोपहरों में से किसी दोपहर को मैं कॉलेज से जल्दी लौट आई। घर के कंपाउंड में बिल्ली घूम रही थी। पोस्टमैन कुछ चिट्ठियां छोड़ गया था और वहीं डाक से आया हुआ कैथोलिक न्यूज़पेपर था। मैंने दरवाजे की बेल बजाई और देर तक भीतर से आहट नहीं आई। जब दरवाज़ा खुला तब नौकरानी के चेहरे पर एक पराया सा भाव था और वो किचन की जगह सीढ़ियों से ऊपर गई थी। एक अजीब सी आशंका मेरे भीतर अपना घर बना ही रही थी कि मैंने किचन की खिड़की से विलियम को घर से बाहर जाते हुए देखा था। उसके जाते ही जेसिका मेरे पास आई थी और उसने बहुत सी बातें कबूल करने के बाद उन बातों को अपने तक ही रखने का अनुरोध किया था। अपनी बीमारी और फरियाद के साथ वो किचन की पुरानी मेज के करीब बैठी रोती रही। मैं देर तक उसके कन्फेशन को सुनती रही। पिंजरे में बैठा तोता बड़बड़ाता रहा। बहरी नौकरानी स्टोव जलाने का प्रयत्न करती रही। तस्वीर में बैठे हुए जीसस जेसिका की तरफ देखते रहे। शाम का अंधेरा घिरने तक हमारी निगाहों में जेसिका एक बीमार लड़की की जगह एक अपराधी प्रेमिका थी।
मैंने दोपहर की घटना का क्लारा से जिक्र किया और क्लारा ने उन बातों को मम्मी को बता दिया। रात के खाने के वक्त मेज के आसपास खामोशी छाई रही। जेसिका ने खाने के बाद हमेशा की तरह कॉफ़ी बनाने के लिए किचन की तरफ अपने कदम बढ़ाए और मम्मी उसके पीछे गईं। बाद में हमने जेसिका के गालों पर पड़ते थप्पड़ों की आवाज़ों के साथ साथ मम्मी के रोने की आवाज़ सुनी थी। डैडी घर में नहीं थे। वे होते तब सब कुछ इतनी खामोशी से नहीं घटता। उस रात जब हम बिस्तर पर गए तब सिवाय डैडी की प्रार्थना के शब्दों के समूचा घर शांत बना रहा। रात के किसी पहर में गुरखे की सीटियों से मैं जागी थी और मैंने जेसिका को रोते हुए देखा, लेकिन आज तक मैं ये नहीं जान सकी कि वो मेरा स्वप्न था या सचमुच ही जेसिका रो रही थी। गुरखा चिल्ला रहा था। उस रात की अंतहीन और सर्द खामोशी के बीच ही जेसिका के भीतर का कोई अंश टूटा होगा और फिर टूटता गया होगा। उसके बाद उसका अपने आसपास से, अपने से और हम लोगों से बना रिश्ता बदलने लगा, टूटने लगा। वो पहले से ज़्यादा खामोश और उदास रहने लगी। उसके पहले वो अक्सर अपने पैसों से हम दोनों बहनों के लिए हमारी पसंद के रंगों की चूड़ियाँ और रिबन खरीद लाती थी। हमारे और हमारे मित्रों के लिए नाश्ता और चाय बना देती थी। उसने कितनी ही बार हमारे कोर्स के लिए ज़रूरी नक्शों, चित्रों और चार्ट्स को देर रात तक जाग जाग कर बनाया था। उसने क्लारा के मंगेतर के लिए पूरी बाहों का स्वेटर बुना था और मेरे जन्मदिन पर उसने गुलाबी रंग के ऊनी दस्ताने उपहार में दिए थे। परीक्षा के दिनों वो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। बचपन से ही उसमें एक तरह की सहज गंभीरता रही है जो उसके छोटे छोटे सरोकारों में भी व्यक्त होती रही है। मम्मी की बीमारी में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें मम्मी की मृत्यु एकदम करीब दिखाई देती है, किंतु ऐसे नाजुक क्षणों में भी वो अपना आत्मविश्वास, अपनी कर्मठता बनाए रखती है। जेसिका के प्यार और बुखार के दिनों में ही हमारी कज़िन गोवा से आई थी। वो 26 बरस की उम्र में ही विधवा हो गई थी और अब वो गोवा टूरिज्म में काम करती है और बीच बीच में यात्राएं करती रहती है। हमने रिक्शे से उसका जो सामान उतारा उसमें उसका स्पेनिश गिटार भी था। अपने प्रवास की सर्द और सुंदर शामों में वो ऊपर जेसिका के साथ बैठे हुए बीटल्स के शुरुआती दिनों के गाने गाती रहती। यात्रा के दौरान जिन पुस्तकों को पढ़ती रही वे हमारे ही घर में रह गईं और उन किताबों के सहारे ही मुझ में गंभीर और सच्ची किताबों को पढ़ने का पैशन जागा था। अपनी कज़िन के लिए अपने प्यार के बावजूद मुझे उसका जेसिका के साथ सारा समय बिताना खलता था। उन दोनों की गाढ़ी दोस्ती से रिश्ता संगीत और सुख मुझ में एक तरह के अकेलेपन और अवसाद को जन्म देता। उस समय क्लारा अपने स्कूल की छात्राओं के साथ शिमला गई हुई थी और मम्मी अक्सर बिस्तर पर लेटी हुई लकड़ी की पीली छत को ताकती रहती थी। मैं बार बार अपनी कज़िन की यात्रा के दिनों में इसलिए लौटती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे अकेलेपन की शुरुआत सर्दियों की उन्हीं ठंडी और उदास शामों में हुई थी। यादों की ये लीला तब और भी असहनीय हो जाती है जब वो मुझे अपनी किसी छछोरी करतूत, किसी अश्लील आकांक्षा की तरफ लौटाती है। इस लीला का क्या ठिकाना? जिस तरह मिर्गी के मरीज को आने वाले दौरों का पता नहीं होता, उसी तरह हमें आने वाली यादों का। कौन जानता है कि किस छत के नीचे, किस मौसम में, कौन सी चीज़ के बहाने उसका अतीत उसके भीतर उतरने लगेगा। कितनी ही बार, कितनी ही चीज़ों के सहारे मुझे उस शाम की यादों ने सताया है जिस शाम को मम्मी ने जेसिका के बीमार गालों पर लगातार तमाचे उतारे थे। उस रात ही जेसिका के पवित्र और आदिम विश्वास की मौत हुई होगी। उस दिन ही उसकी कुंवारी उम्मीदों ने आखिरी सांस ली होगी। मैं फिर वहीं लौट रही हूँ जहाँ लौटने से मेरी पीड़ा गहराने लगती है। कल रात ट्रेन में ऐसा ही हुआ। मेरे सामने की बर्थ पर सोते हुए चेहरे को देख मुझे 3 घंटे पहले प्लेटफॉर्म पर देखे गए डैडी के चेहरे की याद आ गई। स्टेशन पर हिलते उनके सांवले और कमज़ोर हाथ पर निगाह पड़ते ही मुझे पहली बार उनकी मृत्यु का ख्याल आया था। उस क्षण मुझ में ट्रेन से उतर जाने, डैडी से लगातार बतियाने और उनके लिए कुछ करने का ज़बरदस्त पैशन जन्मा था। मैं उनके हिलते हाथ को इस तरह महसूस कर रही थी जैसे वो हवा में हिलता हाथ नहीं, पानी में डूबते हुए आदमी का हाथ था। तभी मैंने उन सारे मार्मिक क्षणों को महसूस किया था जिन्हें मैंने डैडी के साथ पिछले 24 वर्षों में जिया था। मैं पहली बार खून के रिश्तों की महिमा और गरिमा को समझ रही थी। मैंने पहली बार
खून के रिश्तों के बीच के उस प्यार की आहट सुनी थी जो मरता नहीं है, जो हमारी आवाज़ सुनते ही उस उत्सुक बच्चे की तरह जागता है जिसने बाजीगर के डमरू या सपेरे की बीन सुनी हो। खून के रिश्तों की माया को मैं कल कितनी गहराई से महसूस कर रही थी, और अब कल के आत्मीय एहसास पराये होते जा रहे हैं। उनका जादू उतर रहा है, उनकी माया लुप्त हो रही है। हॉस्टल के पार्क की हरी बेंच पर बैठी हुई बूढ़ी नन उतने ही बूढ़े माली से बात कर रही है। शायद वो माली पेड़ों और पौधों पर खड़ी इस सुंदर सुबह में उन पेड़ों की चर्चा कर रहा होगा जिन्हें न उसे देखना है, न ही बूढ़ी नन को, लेकिन जिनके भविष्य में होने की आहटें दोनों की सुबह को अधिक आत्मीय और अर्थपूर्ण बना रही होंगी। आज तो यात्रा की थकान मेरे साथ है, लेकिन कल सुबह मैं ज़रूर माली के पास जाऊंगी। उससे उन पेड़ों के बारे में सुनूंगी जो कभी यहाँ खड़े थे और जो कभी यहीं खड़े होंगे। मैं कल की सुबह की प्रतीक्षा करूंगी। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी अवसाद। कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।